गुड मॉर्निंग साथियों। राज स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। साथियों, एक चीज़ ये है कि कल की क्लासेस और उसके अगले दिन की क्लासेस जो है वो नहीं डाली गई यूट्यूब पे। इसका रीज़न था कि हम लोगों के नए ब्रांच का उद्घाटन हो रहा था मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो अब जो राज स्टडी सेंटर है उसका सेकेंड ब्रांच मिर्ज़ापुर में ओपन हुआ है। इसके कारण से हम लोग थोड़ा सा बिजी हो गए थे, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई क्राउन का शासन, यानी पिछले क्लास में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन कितने अधिनियम भारत आए और उसके बाद उन अधिनियमों में क्या महत्वपूर्ण बातें थी। जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे उसकी महत्वपूर्ण बातों को हमने देख लिया था। आज हम ताज के शासन के अधीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो अधिनियम है वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, देखिए भारत शासन जो अधिनियम है ये 1800 आता है आपको 58 में। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या थी? तो इसका जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 1858 में भाई 1857 की क्रांति हुई थी, जो कि मैंने बताया था आपको कि क्रांति जो है, क्रांति होने के बाद जब क्रांति को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब उसे दबा दिया तो फिर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया। यानी ब्रिटिश संसद ने कंपनी को कहा कि भाई अब आप शासन करने की आपको जरूरत नहीं है, अब ब्रिटिश सरकार उसके शासन को देखेगी। ठीक है, अब यहां से शासन किसके हाथों में चला गया? तो भाई ब्रिटिश ताज के हाथों में, यानी क्राउन के हाथों में चला गया। तो सबसे पहली बात जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पे समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे आप देखेंगे बच्चों कि उनके स्थान पर ताज का शासन स्थापित हुआ। उसके स्थान पर ताज का शासन स्थापित हुआ। ये पहली बात हुई, ताज का शासन स्थापित हुआ। अब ये पहली बात थी। उसके पश्चात आप देखेंगे कि जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो क्या थी? तो जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि भाई जो गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत में, उस गवर्नर जनरल के पद को, देखिए उस गवर्नर जनरल के पद नाम को बदल दिया गया। अब वह भारत में वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। यानी गवर्नर जनरल जो है अब क्या कहलाने लगा? वायसराय कहलाने लगा। गवर्नर जनरल किस में बदल दिया गया? वायसराय में। गवर्नर जनरल जो है वो वायसराय कहलाने लगा। इस बात को याद रखिएगा, वायसराय कहलाने लगा गवर्नर जनरल। और ऐसा पहला गवर्नर वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग जी हैं। इससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो गवर्नर जनरल है वो वायसराय में बदल गया। और वायसराय पहला कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। पहला जो है पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग साहब हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसके तहत एक चीज और घोषणा की गई। ब्रिटिश संसद ने घोषणा किया कि अब ब्रिटिश सरकार विलय और विस्तार की नीति को त्याग देगी। ब्रिटिश सरकार विलय और विस्तार की नीति को त्याग देगी। विलय और विस्तार की नीति क्या थी साथियों? तो जो ये लोग विस्तार करते थे, जैसे डलहौजी ने बहुत सारे क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया, वेलेजली ने सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विस्तार किया, तो इन सभी विलय और विस्तार की नीतियों को त्याग दिया जाएगा। ये बात 1858 की भारत शासन अधिनियम में बता दिया गया। इसके बाद साथियों देखेंगे आप कि जो चौथा महत्वपूर्ण बात है इसमें वो है कि भाई भारत में जो पहले मैंने आपको बताया था कि एक भारत में आप देखेंगे कि 1784 ईस्वी में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसने भारत में दो परिषद को बनाया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, और दूसरा था नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों के अलग अलग कार्य थे, यानी दोहरा शासन हो रहा था भारत में। लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और भारत के
सचिव पद का नियुक्ति किया गया, भारत के सचिव पद का नियुक्ति किया गया, सचिव पद नियुक्त किया गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि सचिव पद नियुक्त होने के बाद भारत का जो ये सचिव था ये लंदन में रहता था। कहाँ रहता था बच्चों? लंदन में रहता था भारत का सचिव, और इसके लिए एक परिषद भी बनाई गई थी। आप देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था कि ये ड्रेनेज ऑफ वेल्थ है, यानी कि धन की निकासी है, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो भारत में कुछ नहीं करता है और उसके बाद भी उसके लिए भारत से धन जा रहा है लंदन। तो ये भारत के सचिव पद थे, ठीक है। तो भारत में क्या हो गया भाई? तो इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके भारत सचिव पद का क्या किया गया? निर्माण किया गया, भारत सचिव पद का नियुक्ति किया गया। इस बात को याद रखिएगा साथियों। इसके बाद जो है हम अगला देखेंगे कि अगला जो है एक्ट, जो महत्वपूर्ण एक्ट है, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगता है उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो अधिनियम है हमारा, वो अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम याद रखिएगा साथियों। 1861 का भारत परिषद अधिनियम ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम देखिए भारत परिषद, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है। महत्वपूर्ण बात में ये रहा कि जो भाई 1861 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें भारत में पहली बार भारत में गवर्नर जनरल के थ्रू जो वायसराय की परिषद थी, वायसराय की विधान परिषद थी, वायसराय की विधान परिषद में पहली बार तीन भारतीयों को शामिल किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 3 भारतीयों को शामिल किया गया। वो भारतीय कौन कौन थे ये भी ध्यान दीजिए। तो पहला है बनारस के राजा, दूसरा है पटियाला के महाराज, और तीसरा है पटियाला के महाराज के बाद तीसरा है सर दिनकर राव को भी बनाया गया, सर दिनकर राव। ये बात आप समझ लीजिए। ये 3 सदस्य थे जिन्हें 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के वायसराय के विधान परिषद में इसे शामिल किया गया। अगला बिंदु है कि इसी अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक पोर्टफोलियो सिस्टम चलाया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है बच्चों? पोर्टफोलियो या विभागीय व्यवस्था, जैसे आज आप बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, इस प्रकार का पोर्टफोलियो जो है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में स्टार्ट किया गया था, और इसको मान्यता मिल गई कब भाई? तो भारत परिषद अधिनियम में मान्यता प्राप्त हो गई इसे, ठीक। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि किस अधिनियम के तहत विभागीय व्यवस्था को चालू किया गया, तो विभागीय व्यवस्था को 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत चालू किया गया। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे आप कि इसके महत्वपूर्ण पहलू को, तो इसमें आपको और भी चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि भारत शासन अधिनियम में, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ये महत्वपूर्ण बातें थी। इसमें हम देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट करते जाइए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट करिए, लेकिन करते रहिए। अगला है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909,
ठीक है, अधिनियम, ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1909, इस बात को याद रखिएगा। देखिए बच्चों, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, यानी कि मार्ले जो थे, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। हिंदी में मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, इंग्लिश में मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। ये जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है, मार्ले उस समय भारत के सचिव थे, और ये मिंटो साहब जो थे वो वायसराय थे भारत के। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि सांप्रदायिकता के विस्तार का षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा था। इसमें आप देखेंगे कि इसमें मुस्लिमों के लिए, ताकि भारत हमेशा विभाजित रहे, इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली होता क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है। देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि जो भी क्षेत्र मुस्लिम के लिए आरक्षित किए जाएंगे, उसमें सिर्फ कैंडिडेट भी होंगे मुस्लिम और वोटर भी मुस्लिम होंगे, यानी मतदाता भी मुस्लिम होंगे, जिससे समाज में आपसी सामंजस्य खत्म हो जाएगा। यानी कि मुस्लिम लीडर्स का हिंदू व्यक्तियों से या फिर अन्य धर्म के लोगों से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो सिर्फ मुस्लिम वोट्स प्राप्त करेंगे। इस बात से समाज जो है वो विभाजित हो जाता है। यानी समाज को बांटने के लिए मुस्लिमों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान और अन्य धर्म में अलगाव पैदा करने के लिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। कब की भैया? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। ये दो महत्वपूर्ण बातें आप लोग याद रखिएगा कि यहां से प्रश्न अक्सर इन तरह के सवाल को देखा जाता है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? तो मिंटो मार्ले रिफॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। बच्चों 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो एक्ट भारत आया था ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कह सकते हैं आप लोग। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉन्टेग्यू साहब भारत सचिव थे, भारत सचिव, और आप देखेंगे कि ये जो चेम्सफोर्ड साहब हैं ये वायसराय थे। चेम्सफोर्ड जो है वायसराय था और मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर था। इस अधिनियम में महत्वपूर्ण बात जब आप देखते हैं 1919 के अधिनियम में, तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आप देखेंगे कि 1919 के अधिनियम से संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि इसको कह सकते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। गठन 1926 में किया गया। 1926 में किया गया। ये प्रश्न हमेशा पूछता है, बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है। इसमें आप लोग देखते रहिए इसको कि 1900 भाई केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1926 में हुआ। इस बात को याद रखना है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता देने का प्रयास किया गया। 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 ठीक है, तो प्रांतों को स्वायत्तता देने का प्रयास कैसे किया गया? तो राज्य सूची और संघ सूची का
निर्धारण किया गया, राज्य सूची और संघ सूची का निर्धारण कर दिया गया कि भाई राज्य सूची ये है, राज्य जो है इस पे कानून बनाएगी और संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाएगी। संघ सूची का निर्धारण किया गया, इस बात को याद रखिएगा, संघ सूची का निर्धारण किया गया और ये चीजें हैं, ठीक है। यानी प्रांतीय स्वायत्तता की तरफ भी कानून काम किए गए थोड़ा, क्योंकि देखिए प्रांतों की स्वायत्तता को बरकरार रखने मतलब फिर से वापस लाया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था आपको कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और बंबई और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया था। यानी बच्चों एक बात है कि वहां पर केंद्रीकृत शासन करने का व्यवस्था किया गया, लेकिन यहां पर शक्तियों को अलग करके विकेंद्रीकृत व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पहलू थे 1919 के भारत शासन अधिनियम के। इसमें सांप्रदायिकता का भी अति विस्तार किया गया, जिसमें सिख और अलग अलग धर्म, सिख, भारतीय, ईसाइयों, एक पॉइंट और देख लीजिएगा कि इसमें भाई सांप्रदायिकता का और भी विस्तार करके सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और ये जितने भी थे सबके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत कर दी गई। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, देख लीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार से अंग्रेजों का चाल था कि भाई आपको कैसे भी करके तोड़ना है, हम लोगों को तोड़ना है और तोड़कर शासन करना है। इसी को तो हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल चालू किया था, डिवाइड एंड रूल को लागू करके पूरे देश पर शासन किया लंबे समय तक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसके लिए हो गया, सिख के लिए, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, इस तरीके से विभाजन हुआ। आगे देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम है बच्चों, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये जो था ये सबसे बड़ा अधिनियम था, सबसे बड़ा अधिनियम था। और जानते हैं आप लोग कि लगभग वर्तमान भारतीय संविधान में बच्चों लगभग 70% हिस्सा यहीं से लिया गया था, इस बात को याद रखिएगा, लिया गया था। इस अधिनियम के थ्रू और भी चीजें हैं, जैसे बच्चों मैं बता दूं आपको कि इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत में। इसके बाद और भी चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भारत सरकार ने, अच्छा ये देख लीजिए कि आप देखेंगे कि प्रांतीय और संघीय शब्द क्यों यूज किया गया है, तो जो संघीय शब्द है इसमें आप देखेंगे कि फेडरल का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्रीकरण की तरफ ये अगला कदम था, विकेंद्रीकरण की तरफ यानी डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ अंग्रेजों का ये अगला कदम था, जिसमें उन्होंने संघीय फेडरल जुडिशरी की स्थापना कर दी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि क्या भारत की सर्वोच्च न्यायालय यही थी, तो नहीं। भारत की देखिए, भारत में अगर कोई भी मामला फंसता तो इसके ऊपर भी लंदन में एक प्रीवी काउंसिल थी, जहां पर आप जाके शिकायत कर सकते थे, प्रीवी काउंसिल, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हमारा आज महत्वपूर्ण बिंदुओं को सिर्फ हमने कवर किया है, जहां से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है। तो आगे देखेंगे हम लोग कि आगे की बातें। तो साथियों
ये हमारा 1935 तक भारत शासन अधिनियम जो है वो कंप्लीट हो गया। और आप सभी लोगों को मैं कहूंगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, क्योंकि यहां से प्रश्न हमेशा पूछा, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1937 का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद पूछ देता है कि भाई जो मुस्लिम के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, जिसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और अंतिम एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, जिस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे कि भारत के संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो बच्चों एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कि भारत के संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो बच्चों कमेंट में इसका आंसर देना आप लोग, और आप लोगों से अपेक्षित है कि आप आंसर देंगे। और इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और सुनिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि नए नए वीडियो आप तक वैसे ही पहुंचेंगे। और जो लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें, ताकि बहुत दूर दराज तक बच्चे जो बैठे हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।